शादी के मंडप में बैठी मैं बस एक बार दूल्हे का चेहरा देखना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसका सेहरा उठा, मेरे हाथ से जयमाला गिर गई, क्योंकि सामने वही लड़का बैठा था जिसने 3 साल पहले पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की थी और जाते जाते कहा था, अगर मेरी शक्ल भी दोबारा देखी तो अच्छा नहीं होगा। उस पल मेरी सांसें रुक गईं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था, सब लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया फिर से बिखरने वाली है। मैं चाहती तो उसी मंडप छोड़कर भाग सकती थी, लेकिन मैं भाग नहीं सकती थी, क्योंकि इस शादी के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसे जानने के बाद शायद कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, इस शादी के लिए खुद उसी लड़के ने हाँ कही थी। वही लड़का जो कभी मुझसे नफरत करता था, वही लड़का जिसने मेरी आंखों में आंसू देखकर भी नजरें फेर ली थी, और वही लड़का जिसकी वजह से मुझे पूरे कॉलेज के सामने सबसे बड़ा अपमान सहना पड़ा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आज हम दोनों एक ही मंडप में बैठे थे? इस सवाल का जवाब 3 साल पहले छिपा था, जब मैं पहली बार उससे मिली थी। मेरा नाम अवनी था। मैं एक साधारण परिवार की लड़की थी। सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी बहुत साधारण। कॉलेज का पहला दिन था और मैं इतनी उत्साहित थी कि रास्ते में भागते हुए क्लास तक पहुंच रही थी। तभी अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया और मेरे हाथ की पूरी कॉफ़ी सामने खड़े एक लड़के की सफ़ेद सर पर गिर गई। मैं घबरा गई। सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अगले ही पल जब मैंने उसकी तरफ देखा तो पहली बार समझ आया कि कुछ लोगों का गुस्सा भी खामोश होता है। उसने बिना कुछ कहे अपनी शर्ट की तरफ देखा, फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, कॉलेज का पहला दिन है, इसलिए छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर फिर चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई और पीछे खड़े छात्रों में से किसी ने धीरे से कहा, बच गई, वरना आर्यन सिंह किसी को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करता। मैंने पहली बार उसका नाम सुना था, आर्यन सिंह, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही नाम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाला है। आर्यन सिंह। पूरा कॉलेज इस नाम से परिचित था। कुछ लोग उसकी इज्जत करते थे, कुछ उससे डरते थे और कुछ उसकी तरह बनना चाहते थे। लेकिन एक बात सब जानते थे, आर्यन से पंगा लेना मतलब खुद मुसीबत को बुलाना। मैंने उस दिन के बाद तय कर लिया था कि उससे जितना दूर रहूं उतना अच्छा है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन मैं क्लास में पहुंची तो देखा कि आखिरी खाली सीट उसी के बगल में थी। मैं मन ही मन बड़बड़ाई, हे भगवान, पूरी क्लास में यही सीट बची थी क्या? मजबूरी में जाकर मैं बैठ गई। आर्यन अपनी किताब में व्यस्त था। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन लेक्चर शुरू होने के 10 मिनट बाद मेरी पेन नीचे गिर गई। मैं झुककर उसे उठाने लगी, तभी गलती से मेरी कोहनी आर्यन की कॉपी से टकरा गई। उसकी पूरी नोटबुक नीचे गिर गई। क्लास में कुछ लोग हंसने लगे। मैं शर्म से लाल हो गई। सॉरी, मैंने धीरे से कहा। उसने बिना कुछ बोले कॉपी उठाई, फिर शांत स्वर में बोला, तुम जहाँ होती हो वहाँ कुछ ना कुछ टूटता ज़रूर है क्या? पूरी क्लास हंस पड़ी। मेरा चेहरा उतर गया। उस दिन पहली बार मुझे सच में उस पर गुस्सा आया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन हमारी बहसें बढ़ती गईं। कभी किसी प्रोजेक्ट को लेकर, कभी किसी प्रतियोगिता को लेकर,
कभी किसी छोटी सी बात पर। ऐसे लगने लगा था जैसे हम दोनों एक दूसरे को देखकर ही चिढ़ जाते हों। एक दिन कैंटीन में मैं अपनी दोस्त रिया के साथ बैठी थी। तभी रिया अचानक मुस्कुराने लगी। क्या हुआ? मैंने पूछा। रिया ने सामने इशारा किया। आर्यन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। मुझे लगता है आर्यन तुम्हें नोटिस करता है। मैं लगभग कुर्सी से गिर गई। पागल हो क्या? रिया हंसने लगी। फिर हर जगह तुम दोनों ही क्यों टकराते हो? क्योंकि मेरी किस्मत खराब है, मैंने जवाब दिया। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन के बाद मैंने गौर करना शुरू किया और सच में कई बार ऐसा होता था कि जब मैं किसी परेशानी में होती, आर्यन आसपास नजर आ जाता, लेकिन वह कभी मदद नहीं करता, बस चुपचाप देखता रहता। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में स्पोर्ट्स डे था। मैं 400 मीटर रेस में हिस्सा ले रही थी। रेस शुरू हुई। मैं पूरी ताकत से दौड़ रही थी। आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही अचानक मेरा पैर मुड़ गया। मैं बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ी। तेज दर्द से मेरी आंखों में आंसू आ गए। पूरा मैदान शोर से भर गया। कुछ लोग मेरी तरफ भागे, लेकिन सबसे पहले जो व्यक्ति मेरे पास पहुंचा वह आर्यन था। मैं खुद हैरान रह गई। उसने बिना कुछ कहे मुझे उठाया। चल सकती हो? उसने पूछा। मैंने दर्द से सिर हिलाया। नहीं। अगले ही पल उसने मेरा हाथ अपने कंधे पर रख दिया। पूरा मैदान हमें देख रहा था। मैं दर्द से ज़्यादा लोगों की नज़रों से परेशान थी, लेकिन उस वक्त आर्यन को जैसे किसी की परवाह ही नहीं थी। वह मुझे मेडिकल रूम तक ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मोच आई है। मैं बिस्तर पर बैठी थी। आर्यन जाने लगा। तभी मैंने उसे आवाज़ दी, थैंक यू। वह कुछ पल रुका, फिर बोला, अगली बार दौड़ते वक्त सामने भी देख लिया करो, और चला गया। पहली बार उसके जाने के बाद मेरे चेहरे पर मुस्कान आई। उस घटना के बाद ना जाने क्यों मेरा नज़रिया बदलने लगा। मुझे महसूस होने लगा कि आर्यन उतना बुरा नहीं था जितना मैं समझती थी। बस वह अपने दिल की बातें दिखाता नहीं था। लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी, क्योंकि जिस दिन मैंने उस पर भरोसा करना शुरू किया, उसी दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आने वाला था। एक ऐसा तूफान जो मुझसे मेरा सम्मान, मेरे सपने और मेरा सबसे कीमती रिश्ता छीनने वाला था। और उस तूफान की शुरुआत हुई कॉलेज के वार्षिक समारोह से, जहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कॉलेज को हिला दिया। वार्षिक समारोह की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही थी। पूरा कॉलेज रंग बिरंगी लाइटों से सज चुका था। हर तरफ हंसी और उत्साह का माहौल था। मैं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की टीम में थी, इसलिए पिछले कई दिनों से काफ़ी व्यस्त थी। समारोह वाले दिन सुबह जब मैं ऑडिटोरियम पहुंची तो वहां अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ शिक्षक इधर उधर भाग रहे थे और प्रिंसिपल सर बेहद परेशान नजर आ रहे थे। तभी मेरी दोस्त रिया मेरे पास दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अवनी, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, उसने हाँफते हुए कहा। क्या हुआ? मैंने पूछा। कॉलेज का सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट गायब हो गया है। मैं एकदम चौंक गई। वह प्रोजेक्ट पूरे कॉलेज की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था। अगले दिन उसे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाना था। लेकिन इससे मेरा क्या संबंध? मैंने कहा। रिया ने डरते हुए मेरी तरफ देखा। लोग कह रहे हैं कि तुम्हें उस फाइल के पास देखा गया था। मेरे होश उड़ गए। क्या? रिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही एक चपरासी मेरे पास आ गया। प्रिंसिपल सर आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई।
मैं कांपते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ी। जैसे ही अंदर पहुंची, मेरे कदम वहीं रुक गए। कमरे में कई शिक्षक मौजूद थे और उनके बीच आर्यन भी खड़ा था। प्रिंसिपल सर का चेहरा गुस्से से लाल था। अवनी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, फाइल कहाँ है? मैं घबरा गई। सर, मुझे नहीं पता। झूठ! एक शिक्षक चिल्लाए। तुम्हें फाइल के पास देखा गया था। लेकिन सर, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी प्रिंसिपल सर ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन, तुमने क्या देखा था? पूरा कमरा उसकी तरफ देखने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे उम्मीद थी कि वह सच बताएगा, क्योंकि वह जानता था कि मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकती। लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा, उसे सुनकर मेरी पूरी दुनिया हिल गई। मैंने अवनी को उस कमरे से निकलते हुए देखा था जहां फाइल रखी थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली हो। आर्यन, मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। प्रिंसिपल सर का गुस्सा और बढ़ गया। अब भी कहोगी कि तुम निर्दोष हो? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उस कमरे में कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। सबकी नज़रों में मैं दोषी बन चुकी थी। कुछ ही देर बाद ये खबर पूरे कॉलेज में फैल गई। जहाँ भी मैं जाती, लोग फुसफुसाने लगते। कोई मुझे चोर कहता, कोई झूठी। और सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का था कि आर्यन ने भी मेरा साथ नहीं दिया। जिस लड़के पर मैं धीरे धीरे भरोसा करने लगी थी, उसी ने मुझे सबके सामने अकेला छोड़ दिया था। ऑफिस से बाहर निकलते समय आर्यन ने बस एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, लेकिन उस वक्त मैं उसे समझ नहीं पाई। उस वक्त मुझे लगा था कि वह सच में मुझसे नफरत करता है। उस रात मैं अपने कमरे में बहुत रोई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यन ने ऐसा क्यों किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि उसी रात मुझे एक ऐसा मैसेज मिलने वाला था जो साबित कर देता कि असली गुनहगार कोई और था और वह इंसान मेरे बहुत करीब था। उस रात मैं अपने कमरे में बैठी लगातार रो रही थी। बार बार वही दृश्य मेरी आंखों के सामने आ रहा था। पूरा कॉलेज मुझे शक की नज़रों से देख रहा था और आर्यन, वह चुपचाप मेरे खिलाफ खड़ा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। तभी रात करीब 11 बजे मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अगर अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो कल सुबह 7 बजे पुराने स्टोर रूम के पीछे आ जाना और किसी को मत बताना। मैं हैरान रह गई। ना नंबर पहचान में आ रहा था और ना ही मैसेज भेजने वाले का नाम। पहले तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर मेरे मन में एक उम्मीद जागी। क्या पता कोई सच जानता हो। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। सुबह होते ही मैं कॉलेज पहुंच गई। पुराना स्टोर रूम कॉलेज के पीछे एक सुनसान जगह पर था। मैं वहां पहुंची तो आसपास कोई नहीं था। मैं वापस जाने ही वाली थी कि अचानक मुझे किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ स्टोर रूम के अंदर से आ रही थी। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैं धीरे से अंदर झांकी और अगले ही पल मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर 2 लोग खड़े थे। उनमें से एक कॉलेज का छात्र नेता करण था और दूसरा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रिया थी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। मैं स्तंभ रह गई। रिया रो रही थी। मैंने अवनी को फंसाने के लिए नहीं कहा था। बात इतनी बढ़ जाएगी मुझे नहीं पता था। करण गुस्से में बोला,
अब पछताने से कुछ नहीं होगा। फाइल उसी के बैग में रखी गई थी और शक उसी पर जाएगा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया हो। मेरी अपनी सबसे अच्छी दोस्त, जिसे मैं अपनी बहन मानती थी, उसी ने मुझे फंसाया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी मेरा पैर एक लोहे के डिब्बे से टकरा गया। आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गए। कौन है वहाँ? करण चिल्लाया। मैं तुरंत वहाँ से भागी। पीछे से करण भी दौड़ पड़ा। मैं पूरी ताकत से भाग रही थी। मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी। अब सच जानने के बाद मैं सुरक्षित नहीं थी। मैं कॉलेज के मैदान की तरफ भागी, लेकिन अचानक मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई। उसी समय किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने ऊपर देखा और सामने आर्यन खड़ा था। तुम? मैंने हैरानी से कहा। उसने बिना समय गंवाए मुझे उठाया। जल्दी चलो, लेकिन अभी सवाल पूछने का वक्त नहीं है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ से दूर ले गया। कुछ मिनट बाद हम कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी के पीछे पहुँचे। मैं गुस्से और दुख से कांप रही थी। तुम्हें पता था? आर्यन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हाँ। मेरे अंदर जैसे विस्फोट हो गया। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास बहुत सबूत नहीं थे, और इसलिए तुमने पूरे कॉलेज के सामने मुझे चोर बना दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आर्य ने पहली बार सीधे मेरी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ धीमी थी। अगर उस दिन मैं तुम्हारा पक्ष लेता तो करण सावधान हो जाता। मुझे असली गुनहगार तक पहुंचना था। मैं कुछ पल उसे देखती रह गई। तो तुमने जानबूझकर मुझे गलत साबित किया? उसने सिर झुका लिया। हाँ। उस जवाब ने मेरे दिल का दर्द कम नहीं किया, लेकिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखाई दे रही थी। तभी आर्यन ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें स्टोर रूम की रिकॉर्डिंग है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? अब हमारे पास करण और रिया दोनों के खिलाफ सबूत हैं। मेरे चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की किरण दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। समस्या ये है कि करण को भी पता चल चुका है कि रिकॉर्डिंग हमारे पास है। मतलब वह इसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इतना कहकर उसने पीछे देखा और अचानक उसका चेहरा बदल गया। मैंने भी मुड़कर देखा। दूर से 4 लड़के हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे और उनके बीच करण भी था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। लगता है अब बात समझाने से नहीं बनेगी, अवनी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि अब सिर्फ मेरी बेगुनाही नहीं थी, हम दोनों की सुरक्षा भी खतरे में थी। करण और उसके साथ आए 4 लड़के तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरे देखकर साफ लग रहा था कि उनका इरादा अच्छा नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन आर्यन बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने धीरे से पेन ड्राइव अपनी जेब में रखी और मेरी तरफ देखकर बोला, जो भी हो मेरे पीछे रहना। करण हमारे सामने आकर रुक गया। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। बहुत होशियार बन रहे हो आर्यन। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। करण फिर बोला, पेन ड्राइव मुझे दे दो, मामला यहीं खत्म हो जाएगा। और अगर ना दूँ तो? आर्यन ने शांत स्वर में पूछा। करण हंस पड़ा। फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अगले ही पल उसके साथ आए लड़के आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करता, दूर से सिक्योरिटी गार्ड्स की आवाज़ सुनाई दी। करण के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि ज़्यादा देर रुकना उसके लिए खतरा बन सकता है। वह गुस्से से आर्यन को घूरता हुआ बोला, ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। और फिर
वह अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे मन में अभी भी हजारों सवाल थे। तुमने सिक्योरिटी को बुलाया था? मैंने पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया। मुझे पहले से अंदाजा था कि करण कुछ करेगा। मैं कुछ देर उसे देखती रही। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि वह हर चीज़ बहुत सोच समझ कर करता है। उसी दिन दोपहर में प्रिंसिपल ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई। सभी शिक्षक मौजूद थे, कुछ छात्र भी वहाँ थे। करण और रिया को भी बुलाया गया था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आर्यन ने बिना कुछ कहे पेन ड्राइव प्रिंसिपल सर को दे दी। रिकॉर्डिंग चलाई गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई स्क्रीन की तरफ देख रहा था। कुछ मिनट बाद पूरी सच्चाई सबके सामने थी। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था कि करण ने फाइल चुराई थी और रिया ने उसकी मदद की थी। रिया रोने लगी। करण का चेहरा उतर गया। प्रिंसिपल सर गुस्से से कांप रहे थे। तुम दोनों ने कॉलेज की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया है। कुछ ही देर बाद करण को कॉलेज से निकाल दिया गया। रिया को भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल पल अभी बाकी था। रिया मेरे सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ़ कर दो अवनी। मैंने उसकी तरफ देखा। क्यों किया तुमने ऐसा? रिया रोते हुए बोली। क्योंकि मैं तुमसे जलने लगी थी। मेरे दिल को एक और झटका लगा। तुम हर चीज़ में आगे थी, पढ़ाई में, प्रतियोगिताओं में, और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूँ। मैं चुप रही। कभी कभी सबसे गहरे घाव दुश्मन नहीं, अपने देते हैं। उस दिन हमारी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कुछ दिनों बाद कॉलेज में मेरी बेगुनाही की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। जो लोग मुझ पर शक कर रहे थे वे अब माफ़ी मांग रहे थे। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल अब भी था, आर्यन को लेकर। एक शाम मैं लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी, तभी वह वहाँ आ गया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर मैंने पूछा, अगर तुम्हें शुरू से पता था कि मैं निर्दोष हूँ तो तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं दिखाया? आर्यन की आंखों में पहली बार पछतावा दिखाई दिया। क्योंकि मैं डर गया था। मैं हैरान रह गई। तुम डर गए थे? वह हल्का सा मुस्कुराया। हाँ। किससे? उसने मेरी तरफ देखा और जो जवाब उसने दिया उसे सुनकर मैं कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाई। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो कहीं मुझे तुम्हारी आदत ना पड़ जाए। मेरी सांसें जैसे थम गई। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ये कहानी सिर्फ नफरत और गलतफहमियों की नहीं थी। इसके पीछे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसका एहसास शायद हम दोनों को बहुत देर से हुआ था। और उसी पर हमारी जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। आर्यन के शब्द मेरे कानों में बार बार गूंज रहे थे। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो कहीं मुझे तुम्हारी आदत न पड़ जाए। मैं कुछ पल तक उसे देखती रह गई। पहली बार उसके चेहरे पर वह शक्ति नहीं थी जिससे पूरा कॉलेज जानता था। उसकी आंखों में एक ऐसा सच था जिसे वह शायद बहुत समय से छुपा रहा था। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मैं वहाँ से चली तो गई, लेकिन उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार आर्यन का चेहरा सामने आ रहा था। अगले कुछ महीनों में हमारे बीच सब कुछ बदलने लगा। अब हम पहले की तरह लड़ते नहीं थे। हम साथ पढ़ते, साथ प्रोजेक्ट बनाते और कभी कभी कैंटीन में घंटों बातें भी करते। धीरे धीरे पूरा कॉलेज समझने लगा था कि हमारे बीच कुछ बदल रहा है। लेकिन हमने कभी अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं कही।
शायद दोनों डरते थे कि कहीं सब कुछ खराब ना हो जाए। फाइनल ईयर का आखिरी दिन था। कॉलेज में फेयरवेल पार्टी चल रही थी। हर कोई अपनी यादों को समेट रहा था। मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी कि तभी मंच पर आर्यन का नाम पुकारा गया। उसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। अवार्ड लेने के बाद वह माइक के सामने खड़ा हुआ। सभी को लगा कि वह अपने शिक्षकों और दोस्तों को धन्यवाद करेगा, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा उसे सुनकर पूरा हॉल चुप हो गया। आज मैं एक ऐसी लड़की का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी सिर्फ किताबों और सफलता का नाम नहीं है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन की नज़रें सीधे मेरी तरफ थीं। उसने मुझे हंसना सिखाया, लोगों पर भरोसा करना सिखाया और ये भी सिखाया कि कुछ रिश्ते किसी भी जीत से ज़्यादा कीमती होते हैं। पूरा हॉल मेरी तरफ देखने लगा। मैं शर्म से नज़रें झुका ली, लेकिन मेरे होठों पर मुस्कान थी। उस दिन पहली बार मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं थी। फेयरवेल के 2 दिन बाद आर्यन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था कि शायद आज वह अपने दिल की बात कह देगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने कुछ सेकंड तक चुप रहकर कहा, मैं कल लंदन जा रहा हूँ। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। क्या? मुझे स्कॉलरशिप मिली है। आगे की पढ़ाई वहीं होगी। मैं खुश होना चाहती थी। ये उसकी मेहनत का फल था। लेकिन ना जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं। कब लौटेंगे? मैंने धीरे से पूछा। उसने नज़रें फेर ली। शायद 4 साल बाद। मेरे लिए वह पल किसी झटके से कम नहीं था। 4 साल बहुत लंबा समय होता है। मैंने सोचा था कि जाने से पहले वह कुछ कहेगा, शायद अपने दिल की बात, शायद मेरे बारे में, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगले दिन वह चला गया और मैं बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके जाने के बाद जिंदगी फिर सामान्य होने लगी। मैंने नौकरी शुरू कर दी। घर वालों ने मेरी शादी की बात भी छेड़नी शुरू कर दी, लेकिन ना जाने क्यों मैं हर रिश्ते के लिए मना कर देती थी। शायद दिल के किसी कोने में अभी भी आर्यन था। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल। इस दौरान आर्यन ने कभी मुझसे संपर्क नहीं किया। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। धीरे धीरे मैंने खुद को समझा लिया कि शायद वह मुझे भूल चुका है। फिर एक दिन घर में अचानक हलचल शुरू हो गई। माँ और पापा बहुत खुश नजर आ रहे थे। अवनी, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, माँ ने कहा। मैंने हमेशा की तरह मना करना चाहा, लेकिन इस बार पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम लड़के की फ़ोटो तो देख लो। मैंने बिना दिलचस्पी के फ़ोटो उठाई, लेकिन फ़ोटो में लड़के का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस इतना पता चला कि परिवार बहुत अच्छा था। कुछ दिनों बाद रिश्ता लगभग तय हो गया। मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे घर वालों की खुशी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन बनकर मंडप में बैठी थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। पता नहीं क्यों लग रहा था कि कुछ होने वाला है। फिर वह पल आया जब मुझे जयमाला लेकर स्टेज पर बुलाया गया। मैं धीरे धीरे दूल्हे की तरफ बढ़ी। उसका चेहरा चेहरे से ढका हुआ था। मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैं उसके सामने पहुंची, किसी ने उसका सेहरा उठाया और अगले ही पल मेरे हाथ से जयमाला छूट गई, क्योंकि सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि आर्यन सिंह था। मेरे हाथ से जयमाला नीचे गिर चुकी थी।
पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया, लेकिन उस समय मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि आर्यन सिंह था। 3 साल बाद मैं अविश्वास से उसे देख रही थी और वह मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समय अचानक रुक गया हो। अवनी, उसने धीरे से मेरा नाम लिया, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरे मन में हजारों सवाल थे। अगर ये सच था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? 3 साल तक एक बार भी संपर्क क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ी बात, वह अचानक मेरी शादी में दूल्हा बनकर कैसे पहुंच गया? पीछे से लोगों की आवाज़ें आने लगी, अरे जयमाला पहनाओ, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को ही देखते रहेंगे क्या? पूरे हॉल में हल्की हंसी गूंज गई। किसी तरह हमने रस्म पूरी की, लेकिन मेरे मन का तूफान बढ़ता जा रहा था। देर रात सभी रस्में खत्म हुई। मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी दरवाज़ा खुला। आर्यन अंदर आया। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर मैंने सीधे पूछा, क्यों? आर्यन समझ गया कि मैं कुछ पूछ रही हूँ। 3 साल, मेरी आंखें नम हो गईं। पूरे 3 साल तुम कहाँ थे? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया, बस तुम्हारी जिंदगी से दूर था। मैं हैरान रह गई। मतलब? आर्यन ने अपनी जेब से एक पुराना कागज़ निकाला। वह काफ़ी पुराना और मुड़ा हुआ था। उसने वह मेरे हाथ में रख दिया। मैंने उसे खोला और मेरी सांसें रुक गईं। वह मेरा ही नाम लिखा हुआ पत्र था, वही पत्र जो मैंने कॉलेज के आखिरी दिनों में उसके लिए लिखा था। मेरी आंखें भर आईं। ये तुम्हारे पास कैसे? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैं इसे 3 साल से अपने पास रखे हुआ हूँ। मैं स्तंभ रह गई, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम्हें ये कभी मिला ही नहीं। आर्यन ने गहरी सांस ली और मुझे लगा था कि तुमने कभी कोई पत्र लिखा ही नहीं। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? उसने धीरे से सिर हिलाया। लंदन जाने से पहले मैंने भी तुम्हारे लिए एक पत्र छोड़ा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे कभी नहीं मिला और मुझे तुम्हारा नहीं मिला। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अचानक हमें सच्चाई समझ आई। हम दोनों ने पत्र लिखे थे। हम दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ना उसका पत्र मेरे पास पहुंचा और ना मेरा उसके पास। हम दोनों ने यही समझ लिया कि सामने वाला आगे बढ़ चुका है, और यही गलतफहमी हमारे बीच 3 साल की दूरी बन गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब, अगर वो पद पहुंच जाते? आर्यन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भी नम थीं। तो शायद हमें 3 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ता। कमरे में फिर खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वह दर्द वाली खामोशी नहीं थी। ये उन दो लोगों की खामोशी थी जिन्होंने अभी अभी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल का जवाब पाया था। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन फिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? इस बार आर्यन हंस पड़ा। ये कहानी थोड़ी लंबी है, मुझे सुननी है। वह मेरे पास बैठ गया, फिर बोला, लगभग 8 महीने पहले मुझे तुम्हारा पत्र मिला। मैं चौंक गई। क्या? कॉलेज के एक पुराने कर्मचारी ने मुझे वह पत्र दिया। सफाई के दौरान उसे लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स के बीच मेरा नाम लिखा लिफाफा मिला था। वही कुछ पुराने दस्तावेजों के बीच यह पत्र मिला। शायद कॉलेज के आखिरी दिनों में गलती से वह पत्र दूसरे दस्तावेजों के साथ वहीं दब गया था, इसलिए ना वह मेरे पास पहुंचा और ना मुझे पता चला कि तुमने मेरे लिए कुछ लिखा था। मैं स्तंभ रह गई। आर्यन आगे बोला, जब मैंने इसे पढ़ा तब मुझे पहली बार पता चला कि तुमने भी वही महसूस किया था जो मैं करता था। फिर मैंने
तुम्हें ढूंढना शुरू किया। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। पुराने दोस्तों से पूछा, कॉलेज के रिकॉर्ड्स देखे, सोशल मीडिया पे खंगाल डाली। मैं चुपचाप सुनती रही। 8 महीने लगे, लेकिन आखिरकार मैं तुम्हारे घर तक पहुंच गया। मेरी आंखों से फिर आंसू निकल आए। और रिश्ता? आर्यन मुस्कुराया। रिश्ता भी मैंने ही भेजा था। मैं उसे देखती रह गई। 3 साल की दूरी, 8 महीने की तलाश और अनगिनत अधूरी बातें आखिरकार हमें उसी जगह ले आई थी जहाँ शायद किस्मत शुरू से हमें मिलाना चाहती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले ही दिन मुझे आर्यन के बारे में एक ऐसा सच पता चलने वाला था जो मुझे उससे और भी ज़्यादा प्यार करने पर मजबूर कर देगा। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो आर्यन कमरे में नहीं था। मैंने सोचा शायद वह नीचे होगा, लेकिन जब मैं नीचे पहुंची तो वह घर के सभी लोग परेशान दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। आर्यन की माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, बस आर्यन सुबह सुबह कहीं चला गया है। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि शादी के अगले ही दिन वह बिना बताए कहीं नहीं जाता। करीब 2 घंटे बाद वह वापस लौटा। उसके हाथ में एक पुराना डिब्बा था। मैंने ध्यान दिया कि उसकी आंखें थोड़ी लाल थी, जैसे वह रोया हो, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। शाम को जब सभी लोग व्यस्त थे, मैं कमरे में अकेली बैठी थी। तभी मेरी नज़र उसी पुराने डिब्बे पर पड़ी। वह मेज पर रखा था। मैंने उसे खोलने का इरादा नहीं किया था, लेकिन तभी उसके अंदर से एक पुरानी फ़ोटो नीचे गिर गई। मैंने फ़ोटो उठाई और उसे देखते ही मेरी सांस रुक गई। वह मेरी फ़ोटो थी, कॉलेज के पहले साल की। मैं हैरान रह गई। मैंने जल्दी जल्दी पूरा डिब्बा खोला। अंदर दर्जनों चीज़ें थीं। पुराने नोट्स, कॉलेज के इवेंट के पासेस, एक टूटा हुआ पेन और मेरी कई तस्वीरें। ये तस्वीरें कॉलेज के इवेंट्स की आधिकारिक फ़ोटोज़ और दोस्तों से मिली कॉपियाँ थीं, जिन्हें आर्यन ने सालों से संभाल कर रखा था। कुछ तस्वीरें तो ऐसी थीं जिनके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से आवाज़ आई, तुमने देख लिया? मैं पलटी। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा। ये सब क्या है? वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराया। मेरी सबसे बड़ी कीमती चीज़ें। मेरी आंखें भर आईं। तुमने ये सब संभाल कर रखा है? उसने सिर हिलाया। 3 साल नहीं, वह धीमे से बोला। मैंने तुम्हें कॉलेज के पहले साल से ही संभाल कर रखा है। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मतलब? आर्यन धीरे धीरे मेरे पास आया, फिर बोला, तुम्हें याद है कॉलेज का पहला दिन? मैं हल्का सा हंस दी। जिस दिन मैंने तुम्हारी शर्ट पर कॉफ़ी गिरा दी थी? हाँ। वह भी मुस्कुराया। उसी दिन मुझे पहली बार लगा था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है। मैं उसकी आंखों में देखती रह गई। लेकिन तुम तो हमेशा मुझसे लड़ते रहते थे। वह हंस पड़ा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था कि तुम्हारे सामने सामान्य कैसे रहूं। मेरे चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। उसी रात जब मैं सोने लगी तो मेरी नज़र डिब्बे में रखी एक डायरी पर पड़ी। मैंने उसे खोला। उसके पहले पन्ने पर तारीख लिखी थी, कॉलेज का पहला दिन, और नीचे लिखा था, आज एक अजीब लड़की मिली। उसने मेरी सफ़ेद शर्ट पर कॉफ़ी गिरा दी। मुझे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों पूरे दिन उसी का चेहरा याद आता रहा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अगला पन्ना खोला, फिर अगला, फिर अगला। हर पन्ने पर कहीं ना कहीं मेरा जिक्र था। किसी दिन मेरी हंसी का, किसी दिन मेरी जिद का, किसी दिन मेरी जीत का। और एक पन्ने पर लिखा था, अगर कभी ज़िंदगी
मुझे उससे दूर ले गई, तब भी मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा। मैं डायरी बंद करके रो पड़ी। इतने सालों में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि आर्यन मुझसे कितना प्यार करता था, शायद जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने पलट कर देखा, आर्यन था। वह मुस्कुराया। इतना रोगी तो डायरी की स्याही फैल जाएगी। मैं हंस पड़ी और अगले ही पल उसके कंधे पर सिर रख दिया। उस रात मुझे महसूस हुआ कि कुछ लोग हमारी किस्मत में देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो हमेशा के लिए आ जाते हैं। समय बहुत तेजी से बीतने लगा। शादी को लगभग 1 साल होने वाला था। जिंदगी को अब पहले से कई ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। लेकिन एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे फिर से भावुक कर दिया। उस दिन मैं घर की सफाई कर रही थी, तभी अलमारी के ऊपरी हिस्से में एक पुरानी फाइल दिखाई दी। मैंने उसे नीचे उतारा। फाइल के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, अवनी। मैं चौंक गई। जिज्ञासा में मैंने फाइल खोल ली। अंदर कई कागज़ रखे थे। पहला कागज़ देखते ही मेरी आंखें फैल गईं। वह मेरे पुराने कॉलेज का एडमिशन फॉर्म था। दूसरा कागज़ मेरे कॉलेज के पुरस्कारों की सूची। तीसरा मेरे पहले इंटरव्यू का समाचार कटिंग। मैं एक एक करके कागज़ पलटती जा रही थी और हर कागज़ के साथ मेरी हैरानी बढ़ती जा रही थी। तभी फाइल के आखिरी हिस्से में मुझे एक लिफाफा मिला। उस पर आर्यन की लिखावट थी, लेकिन वह कभी भेजा नहीं गया था। मैंने धीरे से उसे खोला। अंदर एक पत्र था। पत्र की शुरुआत पढ़ते ही मेरी आंखें नम हो गई। प्रिय अवनी, पता नहीं ये पत्र तुम्हें कभी मिलेगा भी या नहीं, लेकिन अगर नहीं भी मिला तो भी मैं ये लिखना चाहता हूँ। कई लोग मेरी ज़िंदगी में आए और चले गए, लेकिन तुम पहली इंसान थी जिसके सामने मैं खुद जैसा रह पाया। जब तुम हंसती थी तो मेरा दिन अच्छा हो जाता था। जब तुम नाराज़ होती थी तो पूरा दिन अजीब लगता था, और जब तुम मुझसे दूर हुई तो मुझे पहली बार समझ आया कि किसी की कमी क्या होती है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं एक दिन तुम्हें ज़रूर ढूंढूंगा, और अगर नहीं ढूंढ पाया तो भी मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद तुम ही रहोगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी पीछे से किसी ने कहा, वह पत्र मैंने 3 साल पहले लिखा था। मैंने पलटकर देखा। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में वही मुस्कान थी जिसे देखकर आज भी मेरा दिल तेज धड़कने लगता था। मैंने पत्र सीने से लगा लिया। तुम सच में बहुत अजीब हो। वह हंस पड़ा। ये बात तो कॉलेज में सभी कहते थे। हम दोनों हंसने लगे। कुछ दिनों बाद हमारी पहली शादी की सालगिरह आने वाली थी। घर में सभी लोग तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आर्यन ने मेरे लिए कुछ खास योजना बना रखी है। सालगिरह की शाम उसने मुझे आंखें बंद करने को कहा। मैंने आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट बाद उसने कहा, अब खोलो। मैंने आंखें खोली और अगले ही पल मेरी आंखें नम हो गई। हम उसी कॉलेज के ऑडिटोरियम में खड़े थे जहां हमारी पहली बड़ी बहस हुई थी, जहां हमने पहली बार एक दूसरे को समझना शुरू किया था, और जहां हमारी कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया था। पूरा हॉल फूलों और तस्वीरों से सजा हुआ था। दीवारों पर हमारी कॉलेज की पुरानी यादें लगी थीं। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। आर्यन मेरे सामने आकर रुका, फिर बोला, हमारी कहानी की शुरुआत यहीं हुई थी। मैं मुस्कुराई। कॉफ़ी वाली घटना से वह हंस पड़ा। हाँ, उसी से। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, और मैं चाहता हूँ कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी बदल जाए, हम कभी ये ना भूलें कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन
इस बार ये खुशी के आंसू थे। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि अब मुझे पता था कुछ रिश्ते किस्मत बनाती है, लेकिन उन्हें ज़िंदगी भर निभाना 2 लोगों का फैसला होता है। कॉलेज के उस ऑडिटोरियम में खड़े खड़े मैं अपनी पूरी यात्रा के बारे में सोच रही थी। एक समय था जब मैं और आर्यन एक दूसरे को ठीक से पसंद भी नहीं करते थे। फिर गलतफहमियां आई, दूरी आई, आंसू आए और ऐसे पल भी आए जब लगा कि शायद हमारी कहानी अभी पूरी नहीं होगी। लेकिन आज हम वहीं खड़े थे जहां ये सब शुरू हुआ था। आर्यन ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। एक चीज़ दिखानी है, मैंने हैरानी से पूछा। अब क्या बचा है दिखाने के लिए? वह मुझे स्टेज के पीछे ले गया। वहाँ एक छोटी सी मेज रखी थी। उस पर एक पुराना हल्का सा दाग लगा हुआ सफ़ेद शर्ट रखा था। मैं उसे देखते ही पहचान गई। ये वही शर्ट है? आर्यन हंस पड़ा। हाँ, वही शर्ट जिस पर तुमने कॉलेज के पहले दिन कॉफ़ी गिराई थी। मैं अविश्वास से उसे देखती रह गई। तुमने इसे अभी तक संभाल कर रखा है? फेंकने की बहुत कोशिश की थी, वह मुस्कुराया, लेकिन हर बार लगा कि अगर इसे फेंक दिया तो अपनी सबसे खूबसूरत याद भी खो दूंगा। मेरी आंखें फिर नम हो गई। मैंने धीरे से उस शर्ट को हाथ लगाया। एक छोटा सा कॉफ़ी का निशान अब भी मौजूद था। समय ने उसे हल्का ज़रूर कर दिया था, लेकिन मिटा नहीं पाया था, बिल्कुल हमारी कहानी की तरह। कुछ देर बाद हम दोनों ऑडिटोरियम की खाली सीटों के बीच बैठ गए। बाहर रात हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। आर्यन ने धीरे से कहा, जानती हो, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें प्लान की थी, जैसे टॉपर बनना, स्कॉलरशिप लेना, करियर बनाना। मैं मुस्कुराई और वह मेरी तरफ देखने लगा। तुमसे प्यार करना उनमें से कोई भी प्लान नहीं था। मैं हंस पड़ी। अच्छा, हाँ, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ज़िंदगी में जो चीज़ प्लान नहीं की थी वही सबसे खूबसूरत निकली। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मैंने पूछा, अगर तुम्हें अपनी पूरी कहानी एक लाइन में बतानी हो तो क्या कहोगे? आर्यन ने बिना सोचे जवाब दिया, एक लड़की ने मेरी सफ़ेद शर्ट खराब कर दी और बदले में मेरी पूरी ज़िंदगी खूबसूरत बना दी। मेरी हंसी और आंसू एक साथ निकल पड़े। उस रात जब हम ऑडिटोरियम से बाहर निकले तो आसमान में हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने ऊपर देखा, फिर आर्यन की तरफ, और अचानक मुझे एहसास हुआ कि कुछ कहानियाँ इसलिए ख़ास नहीं होती क्योंकि उनमें बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। वे इसलिए ख़ास होती हैं क्योंकि उनमें 2 लोग होते हैं जो हर मुश्किल, हर गलतफहमी और हर दूरी के बाद भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। मैंने आर्यन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? मैंने सिर हिलाया, कुछ नहीं। लेकिन मेरे दिल में एक जवाब था। मुझे आखिरकार वह इंसान मिल गया था जिसके साथ मैं हर कहानी का अंत और हर नई कहानी की शुरुआत देखना चाहती थी। और शायद यही प्यार होता है, जहाँ मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत साथ चलने वाला इंसान होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत कहानियाँ एक छोटी सी गलती से शुरू होती हैं। गलतफहमियाँ रिश्तों को दूर कर सकती हैं, लेकिन सच्चा भरोसा और सच्चा प्यार उन्हें फिर से जोड़ सकता है। जो रिश्ता समय, दूरी और मुश्किलों की परीक्षा पार कर ले, वही रिश्ता ज़िंदगी भर साथ चलता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं
एक नई कहानी में एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय।